Hey everyone, Namaste. So we are continuing with our income tax series for the assessment year of 2025-26. If you are new to the channel, then please make sure to hit the subscribe button, press the bell icon, and let's get started with the video. So in this lecture, we'll be talking about the assessment of association of person and body of individual. हमने इसके पहले इंडिविजुअल्स का पूरा असेसमेंट की बात कर ली थी. लास्ट लेक्चर में हमने एचयूएफ के असेसमेंट की बात की थी. अब बस दो टॉपिक आपके बचे हैं, एओपी और बीओआई का असेसमेंट जो हम आज कंप्लीट कर लेंगे, और पार्टनरशिप फर्म का असेसमेंट जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं. अच्छा, स्टार्ट करने से पहले वैसे तो एकदम इनिशियल लेक्चर्स में मैंने बता दिया था कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या होते हैं, बट मैं दोबारा से एक बार बता देती हूँ. तो हमने जब इनकम टैक्स की स्टार्टिंग की थी एकदम, तो मैंने बताया था क्या कि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग देर आर 7 पर्सन्स. हम 7 पर्सन्स को कंसिडर करते हैं, एंड इफ़ यू आर कंसिडर्ड अ पर्सन देन यू आर लायबल टू पे द टैक्सेस. ठीक है. अब पर्सन कौन कौन से होते थे याद करिए. सबसे पहले तो इंडिविजुअल मतलब कोई भी एक सिंगल पर्सन, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई. उसके बाद पार्टनरशिप फर्म वही मैंने कहा भी असेसमेंट ऑफ फर्म हमें पढ़ना है. कंपनी, असेसमेंट ऑफ कंपनी एक्चुअली कॉर्पोरेट टैक्स का पार्ट होता है, बट कॉर्पोरेट टैक्स में ही रिसेंटली मैं इसके बाद वाले ही चैप्टर में डाल दूंगी. ठीक है. असेसमेंट ऑफ कंपनी भी पढ़ लेंगे. इसके बाद होता है क्या, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जिसमें मैंने बताया था क्या क्या आता है. हॉस्पिटल्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, स्कूल्स, ये सब आते हैं. ठीक है. लोकल अथॉरिटी जैसे कि म्यूनसिपैलिटी वगैरह हो गया. ठीक. और क्या बचा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एंड फाइनली एक मिस हो गया, एचयूएफ. ठीक है. ये 7 पर्सन्स होते हैं. इंडिविजुअल जो सबसे मेन होता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, इंडिविजुअल हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है. आज हमें बात करनी है किसकी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की. अब एसोसिएशन ऑफ पर्सन किसे बोलते हैं, ये जो 7 पर्सन्स है ना, इनमें से कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स अगर मिल के कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, एसोसिएशन फॉर्म कर रहे हैं, तो उसे बोलेंगे हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, एक इंडिविजुअल है मिस्टर एक्स, और एक फर्म है या एक कंपनी है, मान लेते हैं एक कंपनी है XYZ लिमिटेड. तो ये तो एक कंपनी हो गई. क्या कंपनी टैक्स देगी? ऑफ कोर्स. और ये इंडिविजुअल हो गए. इंडिविजुअल भी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में टैक्स पे करता है. बट अब मिस्टर एक्स और XYZ कंपनी मिल के साथ में कोई बिजनेस करते हैं. ठीक है. तो ये अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो टैक्स देंगे, कंपनी भी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में टैक्स देगी, बट एग्रीगेशन में ये क्या हो गया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और इसे भी टैक्स देना पड़ेगा. ठीक है. या तो मान लो एक एचयूएफ है गुप्ता एंड सन्स. ठीक है. एक एचयूएफ है, एक कंपनी है और एक इंडिविजुअल है. ये तीनों मिलके बिजनेस करने लगे तो भी हम उसे क्या बोलेंगे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन. जब भी इन 7 पर्सन्स में से 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन साथ में मिलके कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, एसोसिएशन फॉर्म कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन. ठीक. अच्छा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है. देखो, इंडिविजुअल क्या होता है ये तो हमें पता है, एक सिंगल पर्सन को हम इंडिविजुअल बोलते हैं कि आई एम अ पर्सन, यू आर एन इंडिविजुअल, आई एम एन इंडिविजुअल, मिस्टर एक्स इज एन इंडिविजुअल. बट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स क्या हो गया, जब 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स मिलके कोई बिजनेस कर रहे हों. बट अब यहाँ पे क्या होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स मिलके कोई बिजनेस करते हैं तब तो हम उसे पार्टनरशिप बोल देते हैं ना, पार्टनरशिप फर्म बोल देते हैं. तो इसीलिए बीओआई या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल किसको बोलते हैं, जब 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स मिलके बिजनेस तो कर रहे हों बट पार्टनरशिप के रूल्स अप्लाई ना कर रहे हों. इन दैट केस हम उसे क्या बोलेंगे, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स. ठीक है. अब आइए रीड करते हैं इसको. तो मैंने पहले डेफिनेशंस दे दी हैं, बता दिया है फिलहाल, तो अब रीड कर लो एक बार. So, association of person refers to 2 or more persons who voluntarily come together to earn income. The term includes both natural persons and artificial persons. Like just I said, natural person मतलब कोई individual जैसे मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, और artificial person मतलब कि कोई कंपनी, फर्म, एचयूएफ एक्सेट्रा. ठीक है. बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है, इट रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ओनली, मतलब सिर्फ नेचुरल पर्सन्स होने चाहिए इसमें, कंपनी फर्म का पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि लिखा ही है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है. हु कम टुगेदर विदाउट द इंटेंशन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप बट रिसीव इनकम जॉइंटली. पार्टनरशिप के रूल्स अप्लाई हो जाएंगे अगर, तब तो हम उसे फर्म कंसिडर करेंगे ना. और ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, मतलब पार्टनरशिप के रूल्स अप्लाई नहीं होने चाहिए.
ठीक है। अच्छा, हमें तो फिलहाल अब मतलब क्या होता है ये पता चल गया। नाउ विल टॉक अबाउट द टैक्सेबिलिटी ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कि इस पर टैक्स किस अकॉर्डिंग लगता है। तो देखो इसके 3 पॉसिबल वेज होते हैं। द इनकम ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इज टैक्सड इन 3 पॉसिबल वेज डिपेंडिंग ऑन। अच्छा देखो किस पे डिपेंड करता है कि जो भी मेंबर्स का शेयर है, जो भी मेंबर्स हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में, उनको कितना कितना शेयर मिल रहा है, ये आप डिटरमाइन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, या फिर ये आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता पा रहे हो या नहीं बता पा रहे हो। ठीक है, अब देखते हैं पहला केस किसके लिए है। applicable if the shares of member are indeterminate or unknown or any member is taxed at a higher rate than MMR, मतलब मैक्सिमम मार्जिनल रेट। तो देखो 2 केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम पहला वाला केस अप्लाई कर देते हैं। या तो हमें पता ही नहीं है कि जो मेंबर्स हैं उनके शेयर्स कितने, किसको कितना शेयर मिल रहा है, हमें ये नहीं पता। ठीक है, ये इनडिटर्मिनेट है या अननोन है, हमें पता ही नहीं है कि किस मेंबर को कितना शेयर मिल रहा है। और दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि कोई एक इंडिविजुअल है या कोई एक मेंबर ऐसा है जो कि मैक्सिमम मार्जिनल रेट से ज़्यादा टैक्स दे रहा है अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, एओपी और बीओआई की कैपेसिटी में नहीं, अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी। अब जैसे मान लो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, देर आर थ्री फ्रेंड्स हु हैव फॉर्म्ड अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एंड दे आर रिसीविंग सम इनकम टुगेदर। ठीक है, अब 2 तो नॉर्मल है, ठीक है, जो तीसरा फ्रेंड है ना, तीसरा फ्रेंड इज़ एक्सट्रीमली रिच एंड ही इज़ पेइंग वेरी हाई टैक्सेस अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में। और साथ साथ हमें ये भी नहीं पता कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में इन सब के शेयर्स कितने कितने हैं, कौन कौन कितना कितना शेयर ले रहा है। तो ऐसे केसेस में जो टैक्स लगता है ना, वो कितना लगता है, सीधा सीधा जो मैक्सिमम रेट होता है ना, नीचे देखो मैक्सिमम रेट कितना होता है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट होता है 30% प्लस सरचार्ज और प्लस 4% का सेस। तो अब हमें पता है, याद हो गया है, सब में देना ही पड़ता है। ठीक है, अच्छा सरचार्ज कितना लगता है, अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है बट 1 करोड़ से कम है तो 10% का सरचार्ज, और अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 15% का सरचार्ज। और टैक्स का रेट कितना, 30%। ये कौन सा टैक्स है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। किस केस में लगेगा, अगर हम ये डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं कि मेंबर्स के शेयर्स कितने कितने हैं, वो इनडिटर्मिनेट है, या तो कोई एक मेंबर ऐसा है जो कि मैक्सिमम मार्जिनल रेट से ज़्यादा टैक्सेस दे रहा है अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में। इन दोनों में से कोई एक भी पॉइंट अगर ओके हो जाता है ना, तो आपके पूरे एसोसिएशन ऑफ पर्सन या पूरे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को 30% का टैक्स देना पड़ेगा, दैट इज़ MMR और मैक्सिमम मार्जिनल रेट। प्लस अगर 50 लाख से ऊपर की इनकम है तो 10% का, और अगर 1 करोड़ से ऊपर की इनकम है तो 15% का सरचार्ज, और प्लस 4% का सेस तो देना ही पड़ता है। ठीक, ये पहला केस हो गया। सेकेंड केस पे आते हैं। सेकेंड केस बहुत सिंपल सा है कि अगर आपको सबको पता है कि कितने मेंबर का कितना कितना शेयर है, आप डिटरमाइन कर सकते हो, और कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो इतना हाई रेट पे, मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे टैक्स दे रहा हो। ठीक है, देखो एप्लीकेबल इफ शेयर्स ऑफ मेंबर्स आर डिटर्मिनेट एंड नो मेंबर हैज़ इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट MMR और रेट हायर देन दैट ऑफ AOP और BOI। मतलब आपको सबके शेयर्स का भी पता है, डिटर्मिनेबल है, और दूसरी चीज़ ये कि मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे कोई भी टैक्स नहीं दे रहा। इन दैट केस कोई दिमाग नहीं लगाना, जो हमने इंडिविजुअल के केस में पढ़ा था ना टैक्स स्लैब, सेम उसी स्लैब रेट से एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी टैक्स पे लग जाता है। जैसे कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5%, 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20%, और उसके ऊपर 30%। याद आया, एग्जैक्ट सेम वही टैक्स लगता है अगर केस 2 होता है तो। ठीक है, अब फिर से देखो केस 1 क्या बोल रहा था कि अगर शेयर्स आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो किसका कितना है, और कोई एक मेंबर MMR के रेट से टैक्स दे रहा है, तो आपको मैक्सिमम मार्जिनल रेट से ही टैक्स देना पड़ेगा एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का, दैट इज़ 30% प्लस सरचार्ज प्लस सेस। ठीक, दूसरा केस क्या बोल रहा है कि मेंबर्स के जो शेयर्स हैं वो डिटरमाइन कर सकते हैं, और कोई भी मेंबर इतने हायर रेट पे टैक्स नहीं दे रहा इंडिविजुअल कैपेसिटी में। इन दैट केस कैसे टैक्स लगता है, जो इंडिविजुअल का टैक्स लगता था ना 2.5 लाख तक निल, 2.5 से 5 लाख के बीच में 5%, वो वाला टैक्स लगेगा। अब थर्ड केस क्या है, दोनों का मिक्स है, इसीलिए मैंने दोबारा से रिपीट करवा दिया। थर्ड केस क्या बोलता है,
इसमें दोनों का एक एक पार्ट ले लिया है। ये कब एप्लीकेबल होता है? जब आपके मेंबर्स के शेयर तो आप डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है, शेयर्स ऑफ मेंबर्स आर डिटर्मिनेट, आप डिटरमाइन कर सकते हो कि किस मेंबर का कितना शेयर है। लेकिन कोई एक मेंबर बहुत अमीर है जो कि हायर रेट से टैक्स दे रहा है, एमएमआर वाले, ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम एमएमआर वाला भी टैक्स निकालेंगे और स्लैब रेट वाला भी टैक्स निकालेंगे, और दोनों में से जो ज़्यादा होगा ना उतना टैक्स हमें पे करना पड़ेगा। देखो लिखा है यहाँ पे, देन द इनकम ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इज टैक्स्ड एट द मैक्सिमम ऑफ फॉलोइंग। या तो इंडिविजुअल के जो टैक्स होता है वही 2.5 लाख तक नील वाला, उस पर टैक्स देना पड़ेगा, और या फिर हाईएस्ट रेट एप्लीकेबल टू एनी मेंबर, ठीक है, इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा उतना टैक्स लग जाएगा, ठीक है। ये एमएमआर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस पे आते हैं। जो चैप्टर 6A के डिडक्शंस हमने पढ़े थे सारे 80C 80D और बाकी सारे 80G वगैरह, वो सारे ही डिडक्शंस अलाउड होते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए भी और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए भी। इनफैक्ट जो हमने पीजीबीपी में एक्सपेंडिचर्स देखे थे ना जो अलाउड होते हैं, वो सब इसमें भी अलाउड होते हैं इफ़ दे आर अर्निंग एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस इनकम। आई होप दैट्स क्लियर। अच्छा, ये सारी चीज़ें ना आपको तभी समझ में आएंगी अगर आपने पीछे के लेक्चर्स देखे हों। तो अगर आपने डिडक्शंस ही नहीं देखे हैं या आपने ये टैक्स बेसिक टैक्स कैलकुलेट करने वाला लेक्चर नहीं देखा होगा तो क्लियरली आपको ये नहीं समझ में आएगा। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं ना तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप पहले वो देख लेना। आगे आते हैं, शेयर ऑफ मेंबर इन एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल टैक्स ट्रीटमेंट। सबसे पहले क्या लिखा है देखिए, if association of person body of individual is taxed then share of profit received by members is exempt in the hands of members। एकदम सिंपल सी बात है। देखो, एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, मान लेते हैं कि उसने कमाए 30 लाख रुपए, ठीक है, 30 लाख रुपए कमाए। अब इसमें जो 30 लाख रुपए कमाए, इन लोगों ने कुछ पैसा शायद वापस से अपने बिजनेस में लगा दिया हो, कुछ पैसा अपने पास एज प्रॉफिट रख लिया हो। अब मैं फ़िलहाल सिंपल सा मान रही हूँ 3 पर्सनस थे इसमें, 3 इंडिविजुअल्स थे XYZ, ठीक है। X ने कुछ पैसा कमाया होगा, Y ने कुछ पैसा कमाया होगा और Z ने भी कुछ पैसा कमाया होगा, लेकिन इन्होंने अपने कंप्लीट प्रॉफिट पे तो टैक्स दे दिया है ना। एज अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जब इन्होंने टैक्स दे दिया है, अब इसी प्रॉफिट का हिस्सा XYZ को मिल रहा है, तो क्या ये दोबारा से टैक्स देंगे सेम इनकम पे? नहीं, बस यही बात लिखी हुई है कि अगर एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल टैक्सेबल है, वो अपने प्रॉफिट्स पे टैक्स दे रही है, तो जो शेयर ऑफ प्रॉफिट इंडिविजुअली मेंबर्स रिसीव कर रहे हैं ना, उस पर उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। समझ गए? मान लो आपके फ्रेंड के साथ आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, अब बिज़नेस में आपने जितने भी पैसे कमाए, आप बिज़नेस की कैपेसिटी में टैक्स पे कर रहे हो। उसके बाद जो पैसे कमाए आपस में बांट लिए, अब दोबारा से एज एन इंडिविजुअल आप उस पर टैक्स थोड़ा ना दोगे, ठीक है। अब इसी सिचुएशन को रिवर्स कर दो, अगर एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल टैक्सेबल नहीं है, ठीक है, मान लो इन्होंने जो भी प्रॉफिट्स कमाए उस पर टैक्स नहीं दिया, तब क्या होगा? टैक्स तो नहीं दिया, लेकिन अब जब आपके हाथ में आपका इंडिविजुअल प्रॉफिट आया तो आपके एज एन इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप पे टैक्स लग जाएगा। सो इफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इज नॉट टैक्स्ड देन द मेंबर्स आर टैक्स्ड इंडिविजुअली, ठीक है। बेसिक सेंस की भी बात है, अगर नहीं भी लिखा होता तो कॉमन सेंस पे इतना हमें समझ आना चाहिए। आगे देखते हैं फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अगर एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है तो कौन सा रिटर्न फाइल करना होता है। फाइलिंग ऑफ रिटर्न वाला चैप्टर भी हमने अलग से पढ़ लिया था, इसमें देख लेते हैं एक बार। इन लोगों को ITR 5 फाइल करना होता है। कब फाइल करना होता है? अगर इनकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से एक्सीड कर गई है तब तो मैंडेटरी होता है, दैट इज़ 2.5 लाख रुपए, ठीक है। ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB में भी एप्लीकेबल फॉर बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम, वो डिपेंड करता है 44AB के अकॉर्डिंग। अगर आपकी इनकम या प्रोफेशनल रिसिट्स थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा है तो आपके लिए ऑडिट मैंडेटरी होता है। अच्छा, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स पे आते हैं। हमने ना एक टॉपिक पढ़ा था PGBP के टाइम, मैट, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। उसी टाइम पे मैंने आपको AMT भी पढ़ाया था। एग्जैक्ट जो मैट होता है ना, एग्जैक्टली जो मैट होता है कॉरपोरेट्स के लिए, वो नॉन कॉरपोरेट्स के लिए AMT होता है। मतलब अगर कंपनी की बात करो
तो कंपनी में कॉन्सेप्ट होता है मैट का, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, कि ऐसा ना हो कि आप अपने सारे डिडक्शंस, एग्जेम्पशन सब कुछ यूज़ करके आप बोलो कि आपकी कंपनी का टैक्स ज़ीरो आ रहा है, नहीं, तो ये अलाउड ही नहीं होता। तो कंपनी को एटलीस्ट मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स तो पे करना ही करना होता है। सेम यही कॉन्सेप्ट बाकी सबके लिए भी होता है, बट उसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ठीक है, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, कंपनी को छोड़ के बाकी सबके लिए होता है, बट फिलहाल हम बात कर रहे हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की, तो इनके लिए भी एप्लीकेबल होता है। मतलब कि अगर आप चाहो कि आप सारे डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस यूज़ करके ये बोल दो कि आपका टैक्स ज़ीरो आ रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको एक मिनिमम टैक्स तो पे करना ही करना पड़ता है, और AMT का रेट फिक्स है एकदम। कितना रेट है, 18.5% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम प्लस सरचार्ज प्लस सेस। अच्छा, AMT का रेट वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं ना, उनके लिए 15% है, बाकी सबके लिए कितना है, 18.5%। तो आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के लिए AMT का फिक्स्ड रेट कितना है, 18.5% प्लस सरचार्ज और प्लस 4% का सेस। अच्छा, एक केस है, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इफ़ योर एडजस्टेड टोटल इनकम इज़ लेस देन और इक्वल टू 20 लाख। अगर आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम जो है वो 20 लाख से कम है या 20 लाख से ऊपर नहीं है, 20 लाख के बराबर है, इन दैट केस यू आर नॉट लायबल टू पे द ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्सेस, ठीक है। 87A वाली जो रिबेट हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल के केसेस में, वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को नहीं मिलती, कोई भी रिबेट नहीं मिलती 87A में, ठीक। TDS और एडवांस टैक्स प्रोविजंस का देख लेते हैं। सो एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में सब्जेक्ट टू TDS अंडर वेरियस सेक्शंस, मतलब TDS कट सकता है इनका, और एडवांस टैक्स के लिए भी लायबल होते हैं। एडवांस टैक्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एडवांस टैक्स पेमेंट करना मैंडेटरी होता है अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ज़्यादा है। तो सेम वही केस होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के लिए भी, कोई भी डिफरेंस नहीं है। और लास्ट पार्ट जो हम सब में पढ़ते हैं, लॉस, अगर कोई लॉस हो जाता है, प्रॉफिट नहीं होता, तो क्या करना होता है, हमें रिटर्न फाइल करना होता है, अदरवाइज आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो वही लिखा है, इट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ बाय द एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इटसेल्फ। अगर कोई लॉस हो जाता है तो अगले साल आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपने लॉस रिटर्न फाइल किया हो, ठीक है। बट मेंबर्स कैन नॉट क्लेम देयर शेयर ऑफ लॉसेज अंडर एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज नॉट टैक्स्ड, फेयर इनफ, ठीक है। सिंपल सा छोटा सा चैप्टर था। अगर समझ में आ गया हो, चेक लेक्चर पसंद आया हो, देन प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।